द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। इस पॉडकास्ट पे हम शेर व शायरी करते हैं, पोइट्री की बात करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सिनेमा की। आज हम ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसके सिनेमा में सोशल इश्यूज़ को बहुत ही सेंसिटिव कलम के साथ लिखा गया है, और वो इंसान है गुरुदत्त। गुरुदत्त पे बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, रिसर्च हो चुकी हैं, उन पे बहुत स्पेशल शोज़ बन चुके हैं। लेकिन अगर आप पूछेंगे भाई गुरुदत्त पे कभी दास्तान कही गई है, तो हम कहेंगे बिल्कुल। और उस दास्तान को जो परफॉर्म करती हैं आज मेरे साथ एपिसोड पर वही हैं। फौजिया दास्तान गो हैं, इंडिया की पहली फीमेल दास्तान गो हैं। तो फौजिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे लिए वक्त निकाल पाई हैं। सो वेलकम टू उर्दू नामा। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दास्तान लिखी किसने है, प्रोड्यूस किसने किया है। जस्ट टेल अस अ लिटिल अबाउट द दास्तान, फिर हम बात करेंगे गुरुदत्त साहब की। इसको दास्तान को प्रोड्यूस किया है विकास जलान ने, ये कमर अब्बास ने लिखी है। इसका रिसर्च क्योंकि हम ही चाहते थे कि हम भी बहुत, आजकल तो हर चीज आप जानती हैं कि गूगल पे है, हर चीज रिसर्च आप कर सकते हैं। लेकिन ये मानना था कि एक ऐसा पार्टनर आए जिसकी सिनेमा के बारे में, मतलब जिसकी एक वजन हो, जिसे हम कहते हैं, है ना। तो सिनेमाजी, अगर आप सिनेमाजी जो है एक आर्काइव है फिल्म्स का, जहाँ पे वो पूरा रिसर्च कर रहे हैं पूरी दुनिया भर की। तो आशा बत्रा दोस्त हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि व्हाई डोंट यू कम एज ए रिसर्च पार्टनर। तो रिसर्च हमने, उन्होंने, उनकी टीम ने, मैंने मिलके किए। लिखा इसे कमर अब्बास ने है, प्रोड्यूस इसको किया है विकास जलान ने। अच्छा, ये दास्तान इस पॉडकास्ट में आप नहीं सुन पाएंगे। जी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये जो दास्तान है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप क्लिक करेंगे तो आप ना कि सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि इसे देख भी सकते हैं। यूट्यूब लिंक है। तो इस एपिसोड में हम इस दास्तान के बारे में बात करेंगे, फौजिया दास्तान गो से। ठीक है, चलें अब बात करते हैं गुरुदत्त साहब की। फौजिया, अक्सर लोग कहते हैं कि गुरुदत्त की जो फिल्में हैं, जैसे कि प्यासा, कागज़ के फूल या साहबीबी और ग़ुलाम, बहुत ही इमोशनल लेंस से लिखे गए हैं, बनाई गई हैं। और ये हमें इमोशनल इसलिए लगती हैं क्योंकि इसमें गुरुदत्त का अपना ज़ाती दर्द है। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की है, ये जो फिल्में हैं ये गुरुदत्त के सिनेमैटिक ब्रिलियंस को रिप्रेजेंट करता है, दैट ही एक्चुअली वॉन्टेड टू मेक सैड फिल्म्स और अबाउट सैडनेस और विद सैडनेस, या ये जो ग्रीफ है उनकी अपनी जाती जिंदगी का रिफ्लेक्शन है। एज एन ऑडियंस इसको हम कैसे समझें? गुरुदत्त असल में, अगर आप ये देखें, कोई भी इंसान जब किसी भी चीज को जुनून की हद तक चाहने लगे और काम करने लगे, तो वो उसमें इतना गहरा और इतना डीप चला जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है। गुरुदत्त के साथ भी यही था। जैसे आपने कहा ग्रीफ, है ना, बहुत बार लोग गुरुदत्त को ग्रीफ के साथ जोड़ते हैं, है ना। लेकिन मैंने जब गुरुदत्त साहब पे रिसर्च करनी शुरू करी, ग्रीफ एक उनकी शख्सियत का एक हिस्सा है, वो पूरा हिस्सा नहीं है ना। अगर आप मेरी दास्तान में भी देखें तो दास्तान में मैंने उनके बचपन की बात की है। अगर आप मिस्टर एंड मिसेस 55 अगर आपने देखी हो और आप उस कैरेक्टर को याद करें, क्या आपको उस किरदार को देखते हुए लगता है कि इस इंसान के दिल में कहीं दर्द है, कहीं पे ग्रीफ है, कहीं अपनी जिंदगी के एक बहुत ही अंधेरे वाली जिंदगी गुजारा? नहीं। या बाजी, अगर आप, मैं इसे इनकार नहीं कर रही ग्रीफ से, मैंने बिल्कुल इनकार नहीं किया, मेरी दास्तान में भी इसका जिक्र है। लेकिन उनकी जो आखिर की फिल्में थी वो ग्रीफ पर थी, वो डार्क थी। तो असल में क्या हुआ कि उनका ज्यादा गहरा असर हुआ हमारे ऊपर, हम वही याद रख पाए जो आखिर की बात थी। गुरुदत्त मतलब बहुत हंसते थे, ऐसी बात नहीं है। गुरुदत्त ऑमलेट बनाते थे और गुरुदत्त पतंग उड़ाते थे, काफी रोमांटिक आदमी थे, ऐसी बात भी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, ये जो शख्सियत के पहलू हैं, मुझे लगता है कि इनके बारे में बात होनी चाहिए फबिया। और यस, वो बहुत उदास थे और वो लोनली थे, बेसिकली अकेलापन था। और वो एक अकेलापन उनकी शख्सियत का हिस्सा रहा बचपन से ही। ऐसा नहीं कि एक उम्र के किसी पड़ाव पर आकर वो अकेले हो गए। जैसे जादूगर होता है ना, वो एक जादू की तलाश में होता है, वो हमेशा एक तलाश में रहते थे। और वो तलाश जो है ना, जितनी गहरी होती जाती थी, और उनको बहुत तकलीफ थी समाज की चीजों को देखते हुए। तो वो दर्द, वो वहां से आता है। वो दर्द उनका बहुत पर्सनल, लोगों को लगता है बहुत पर्सनल था,
पर्सनल की बात तो अलग है, लेकिन उनकी फिल्मों ने जो रिफ्लेक्ट किया वो बेसिकली सोशल इश्यूज को रिफ्लेक्ट किया। वो समाज में जो हो रहा था, जो घट रहा था, उससे उन्हें बहुत तकलीफ थी। यस, और वो जो तकलीफ है जिसकी आप बात कर रही हैं, उनके प्रोटैगनिस्ट्स में इतनी दिखती है। ये अकेलापन उनका ट्रेडमार्क बन चुका है। उनके हीरोज इतने तन्हा क्यों हैं? प्यासा में विजय, कागज़ के फूल में सुरेश सिन्हा का जो कैरेक्टर है, और साहब बीबी और गुलाम में वो प्रोटैगनिस्ट मीना कुमारी, छोटी बहू, ये अपने अपने तरीके से बहुत अकेले हैं ये सारे कैरेक्टर्स। तो ये जो गुरुदत्त बार बार एक तन्हा इंसान की कहानी सुनाते हैं, इसे एज एन आर्टिस्ट, इस लोनलीनेस को आप कैसे एक्सप्लोर करती हैं? एज एन आर्टिस्ट मैंने जो उनकी तन्हाई को जो रिफ्लेक्ट किया है वो उनके रिश्तों में किया है। उनके राइटर्स के साथ जो उनका रिश्ता था, उनकी बेगम के साथ जो उनका रिश्ता था, उनके दोस्तों के साथ जो उनका रिश्ता था, मैंने उस पे ज्यादा ध्यान दिया है। खासतौर से अगर आप मेरी दास्तान जब आप सुनाएंगी लोगों को, तो उसमें काफी एनेक्डोट्स हैं। एनेक्डोट्स जो हैं उनके इस्तेमाल किए हैं, उनके किस्से इस्तेमाल किए हैं, जिससे हमें गुरुदत्त को करीब से देखने का ज्यादा मौका मिले। तो ये तो समझ आता है कि गुरुदत्त वॉज अ वेरी सेंसिटिव एंड अ वेरी लोनली मैन। पर्सनल लाइफ में अकेलापन तो था ही, लेकिन सोसाइटी के लेवल पर भी उनकी जो बेजारियत थी बड़ी एविडेंट थी। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, साहिर लुधियानवी की लाइन है, एंड इट्स नॉट जस्ट पर्सनल बट डीपली रिलेटेड टू द सोशल इशूज उस वक्त के, जो गुरुदत्त का फोकल पॉइंट हुआ करता था। इट इज सो रेलेवेंट। यस, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये असल में एक एंथम बन गया जी, है ना। इसने एक एंथम की रूपरेखा ले ली। ये दुनिया अगर मिल भी जाए में, मैं गुरुदत्त की तो बात मैं करूंगी, इसमें साहिर का भी उतना ही हाथ। साहिर का काम देखें उससे पहले तो साहिर लगातार बात कर रहे थे सोशल इश्यूज। उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी थी, बड़ी रेवोल्यूशनरी शायरी लिखी थी। तो ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये ख्याल जरूर होगा गुरुदत्त का, लेकिन उनका जो लिरिक्स थे, जो गाने, उनका जो टीम का जो गाने लिख रहे थे, वो जानता था कि गुरुदत्त को क्या चाहिए। और उसके बाद फबिया ये हुआ कि ये एंथम बन गया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले सोशल इश्यूज पे आवाज नहीं उठाई गई। सुजाता आई, बिमल रॉय को हम नहीं भूल सकते हम, और भी बहुत सारे फिल्म बड़े बड़े लोग हैं जो लगातार, और उस जमाने में बड़ी अच्छी बात थी कि लगातार लोग सोशल इश्यूज उठा रहे थे लगातार, और भी बहुत सारी फिल्में थी। ये एंथम बन गया, एक वेव आई, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। वो क्रेडिट हमें गुरुदत्त को देना चाहिए कि बात उससे पहले भी हो रही थी। ऐसा बात नहीं है कि ये कोई नया बात थी, उन्हें अचानक से एक दिन आए और उन्हें सोशल इश्यूज बात, नहीं, उससे पहले ही बात हो रही थी। लेकिन उसको एक एंथम का रंग देना, उसको उस लेंस से देखना, उसको उस तरह की चीजों में एकदम एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में, कोई ज्ञान नहीं दिया, एक लाइन में अपनी बात उन्होंने अपने राइटर से लिखवा दी, और वो आज एंथम है। मैं उसे एंथम कहती हूँ। कितना फैसिनेटिंग है ना ये। गुरुदत्त ने किसी फिल्मी बैकग्राउंड के बिना अपनी जर्नी स्टार्ट की, एंड वो गालिबन टेलीफोन ऑपरेटर थे शुरुआत में। वो कोरियोग्राफर भी थे। हाँ, वो कोरियोग्राफर भी थे। मतलब उस बंदे की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जुनून आपको हर चीज सिखा देता है। यहाँ पे मैं दिलीप कुमार जी का भी नाम लूंगी। दिलीप कुमार की कोई फॉर्मल एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन वो अपने आप में यूनिवर्सिटी बन गए। जी बिल्कुल। और मैं ये नहीं कहती कि फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन गुरुदत्त से की मिसाल देखिए आप, कि ना तो उन्होंने कभी कैमरा सीखा था, लेकिन उनको पता था कि भाई ये शॉट मुझे ऐसे ही चाहिए, ये सीन मुझे ऐसे ही चाहिए, है ना। अगर आप 14वीं का चांद हो या आफताब हो, वो अगर आप गाना देखें, उसमें आप कैमरा वर्क देखें, कुछ नहीं है वो गाना, मतलब वो बस बंदी बैठी हुई है, लेकिन उसको भी इस कदर हसीन बनाने का क्रेडिट किसका जाता है? गुरुदत्त का जाता है। अगर आप जब वो गुरुदत्त ऐसे हाथ पकड़ के खड़े होते हैं, जो लास्ट सीन है वहां पर, ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, वो जो सीन है, ठीक है, वो जो शॉट लिया है उन्होंने, तो ये जो चीजें हैं, ये गुरुदत्त के जुनून का नतीजा थी। कहते हैं ना, उन्हें खूब से खूबतर की तलाश रहती थी, और ये उनका क्रेडिट है कि भाई ना तो उन्होंने कोई ना एक्टिंग सीखी, ना सिनेमेटोग्राफी सीखी, ना डायरेक्शन सीखी, कुछ नहीं सीखा उस बंदे ने, लेकिन जो कहते हैं ना करत विद्या, वो उन्हें करते करते आ गया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, गुरुदत्त के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी टीम पर बहुत ट्रस्ट करते थे, एंड ही हैड अ सॉलिड टीम। सिनेमाटोग्राफर उनके वीके मूर्ति हुआ करते थे,
अबरार अलवी को वो बहुत पसंद करते थे, उनकी कहानियाँ वो लिखते थे। म्यूज़िक और लिरिक्स का भी अलग ही उनका इकोसिस्टम था। एस.डी. बर्मन म्यूज़िक देंगे और साहिर जो हैं वो लिखेंगे, और इस टीम ने दे क्रिएटेड मास्टरपीसेस लाइक प्यासा एंड कागज़ के फूल। तो जो कंटेंट गुरुदत्त का है उसके आसपास आज भी कोई नहीं आ सकता है। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछें एज अ रिसर्चर नाउ एंड एज अ परफॉर्मर, गुरुदत्त लाइक कंटेंट आज के दौर में अगर बन रहा है तो आपके हिसाब से वो कहाँ बन रहा है? तो यहाँ पे फिल्म से ज्यादा मुझे फबिया, मुझे जो वेब सीरीज जो आ रही हैं इस वक्त, वो ज्यादा मुझे लगता है कि मुद्दे उठा रही हैं या मुद्दों पे बात कर रही हैं। जैसे कि अभी आया है अमेजोन पे वो ग्राम चिकित्सालय, वहां पे क्या हालत हालत हो रही है, जो एक है। इवन पंचायत को अगर आप देखें कि गांव में किस तरह की पॉलिटिक्स है, तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आजकल बदल गई हैं चीजें। आजकल वेब सीरीज इससे 8-9 एपिसोड हम आराम से बनाते हैं और उसमें हम हर एस्पेक्ट को मतलब दिखाते हैं। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी फबिया गुरुदत्त साहब के बारे में, कि उनकी जो सबसे खूबसूरत बात ये थी कि अगर जॉनी वॉकर को ये आदत थी कि जॉनी वॉकर ना अपने डायलॉग इम्प्रोवाइज कर दिया करते थे, क्योंकि उनकी कॉमिक टाइमिंग बहुत स्ट्रांग थी जी। तो गुरुदत्त साहब की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जब जॉनी वॉकर अपने डायलॉग अगर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं तो वहां पर एक लड़का खड़ा रहता था और वो स्क्रिप्ट में उन डायलॉग्स को बदल दिया करता था। असल में वो टीम की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी कि ऐसा नहीं कि जो गुरु के आप कुछ भी करते रहो गुरुदत्त कुछ नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं है। टीम को ही पता था कि गुरुदत्त को क्या अच्छा लगेगा, अगर उनको लगता है कि यार ये हम बेस्ट कर सकते हैं, वो करते थे। जैसे अगर वहीदा रहमान ने ये बात कहती कि मैं इस ड्रेस में जरा मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो कहते ओके ड्रेस बदल दीजिए और ड्रेस को उनके हिसाब से कर दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी मुझे लगती है गुरुदत्त की, कि टफ नहीं वो और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो टफ टास्क मास्टर थे। ऐसा नहीं कि आप जो अपनी मर्जी होगी आप करते चले जाएंगे। उसके बावजूद उस बंदे ने ये बैलेंस रखा अपनी टीम के साथ, है ना। आजकल फबिया दुनिया बदल गई है, चीजें बदल गई हैं। हमारी टीम, मेरी भी टीम या कोई भी टीम या किसी की भी टीम बदल जाती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, लोग आगे बढ़ जाते हैं। उस जमाने में देखिए ये लोग टिके रहे एक दूसरे के साथ, ऐसी बात नहीं कि फिल्में फ्लॉप नहीं हुई या बड़ा सुपरहिट ही काम किया, लेकिन वो टिके रहना, वो ट्रस्ट, वो टीम, वो चुंबक की तरह ये लोग एक दूसरे के साथ लगे रहे। फाजिया, आप खुद इंडिया की पहली फीमेल दास्तान गो हैं। पायनियर, मैं भारत की पहली महिला दास्तान गो आर्टिस्ट हूँ। एग्जैक्टली तो इंडिया की जो दास्तान है, इंडिया की जो कहानी है, उसमें आप फीमेल लीड हैं, विच इज़ ह्यूज। गुरुदत्त की फिल्मों की जो फेमिनिज्म है उसकी बात अब करना चाहती हूँ मैं आपसे। प्यासा में गुलाबो का कैरेक्टर है और साहब बीबी और गुलाम में वही मीना कुमारी का जो कैरेक्टर है छोटी बहू का, ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है, दे आर मेन प्रोटैगनिस्ट्स, बहुत ही लेयर्ड और इमोशनली पावरफुल कैरेक्टर्स हैं। इन कैरेक्टर्स को आप किस तरह एक्सप्लोर करती हैं अपनी इस दास्तान में? इस दास्तान में तो मैंने इतना जिक्र नहीं किया है क्योंकि इतनी चीजें थी फबिया और मुझे 1.5 घंटे में ये चीजें खत्म करनी थी, तो मैंने उनकी क्राफ्ट की बात ज्यादा करी है अपने दास्तान में। लेकिन हाँ, पर्सनली मुझे लगता है मुझे गुरुदत्त एक फेमिनिस्ट आदमी लगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बड़े फेमिनिस्ट आदमी थे उस वक्त भी। अगर आप उनके किरदारों को देखिए, जो भी उनके किरदार थे, वो औरतें अपने आप में, चाहे वो छोटी बहू, बड़ी बहू, जो भी कैरेक्टर था, लेकिन वो अपने आप में अपनी आवाज उठा रही थी अपने तरीकों से। ठीक है, वो ऐसा मैंने नहीं कही कि वो झंडे लेके निकल गई थी और अब तो हम बस दुनिया बदल डालेंगे, अब तो हम ऐसा करना, ऐसा नहीं था। लेकिन वो अपने दायरे में रह के अपनी बात कह पा रही थी। उनकी औरतें वो नहीं थी जिनकी आवाज आप दबा पाए। चाहे उसने अपने शौहर से अपना हक मांगा, चाहे वो माला सेना का किरदार अगर आप देखें, चाहे और भी बहुत सारे किरदार, चाहे इवन आप मिस्टर एंड मिसेस 55 में आप उनको देखिए, मधुबाला को अपनी दादी के उससे निकल के जो वो लड़की जो एक आवाज उठाती है, कदम उठाती है। तो गुरुदत्त ने इनडायरेक्टली ये दिखाया कि औरतों की अपनी सह है इस समाज में, औरतों की अपनी आवाज है इस समाज में, और चाहे वो अलग अलग बैकग्राउंड से हो, चाहे वो किसी बड़े खानदान की बहू हो, चाहे वो एक छोटे से घर की नौकर हो, काम करने वाली। उन्होंने अपने किरदारों को अपने हीरो की शेडो में नहीं छुपाया कि अब बस हीरोइन आएंगी, पेड़ के नीचे डांस करेंगी और निकल जाएंगी, हीरो नहीं आएंगी, एक गाना करेंगी, डांस करेंगी और निकल जाएंगी, नहीं। अच्छा, आई वांट टू टॉक अबाउट वहीदा रहमान। वहीदा रहमान के साथ गुरुदत्त का एक काफी गहरा चैप्टर रह चुका है, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। वो कैसे शुरू हुआ? वहीदा रहमान को कैसे मिले थे? वो बाहर गए थे, उनकी जो गाड़ी है वो खराब हो गई थी, मेरी दास्तान में इस किस्से का जिक्र है। तो वो बहुत झुंझला गए, उनकी गाड़ी को
गाय ने टक्कर वक्कर मार दिया, वो सर्विस के लिए गए, उनको उन्होंने कहा अब क्या करूं, तो वो 2-3 डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे थे वहां पर। वो इंतजार कर रहे थे कि सामने से एक गाड़ी रुकी और एकदम से भीड़ ने उस गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया। उन्होंने कहा भाई ये कौन है? मैंने कहा भाई इस लड़के ने कभी गाना करा है और उस गाने ने बड़ी उधम मचा रखी है। उन्होंने कहा कि अच्छा तो मैं इनसे मिलना चाहूंगा। उन्होंने कहा इनका नाम क्या है? वो कहने लगे वहीदा रहमान। एक और चीज थी कि गुरुदत्त को है ना उर्दू जो लोग जानते थे ना हाँ ये बात बड़ी अहम है कि उनको ये था कि उर्दू जानता है ये, हम्म। उर्दू जानता है ये। हम्म। वो खुद उर्दू नहीं जानते लेकिन उनको एक बड़ी रग़बत थी उस तरह के लोगों से। तो उन्होंने कहा वहीदा रहमान, इसको तो उर्दू भी आती होगी, बस कल ही मेरी मुलाकात कराओ इनसे। तो उर्दू वाला भी एक एंगल था अच्छा। गुरुदत्त की जिंदगी। वो उर्दू बहुत पसंद करते थे और वो हर एक से पूछते तुम्हें उर्दू आती है, तुम्हें उर्दू आती है। मतलब जबान से उन्हें 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 काफी प्यार था। तो अगर ज़बान की बात करें तो दास्तान गोई जो आर्ट फॉर्म है वो रिवाइव किया गया है, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस दौर में इस डाइंग आर्ट को रिसरेक्ट किया है उसमें पहले से इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। डिस्ट्रैक्शंस की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दास्तान गोई एक लॉन्ग फॉर्म आर्ट फॉर्म है और हमारी जो ऑडियंस है उसको शॉर्ट फॉर्म की आदत हो चुकी है, जिसमें रील्स हैं, शॉर्ट फॉर्म वीडियोस हैं और इन सब के हुक्स होते हैं जो अपनी ऑडियंस को एकदम हुक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। आपके हिसाब से एक अच्छी दास्तान गोई का जो हुक है वो क्या होता है? ये मैं इसके 2 जवाब आपको दूंगी। ये चैलेंज है, बिल्कुल है। ये जब हम गुरुदत्त पे दास्तान हमने बनानी शुरू करी और हम ऐसे लोगों से बात कर रहे थे और एक जगह में कैफे में बैठी हुई थी, हमने कहा हम गुरुदत्त पे दास्तान कर रहे हैं। तो वहां पर एक जेंजी बच्चा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा अच्छा वो संजय दत्त के दादा थे। तो हमारी ऑडियंस ये है ना, अगर अगर ये आए तो, क्योंकि हमने कमानी में शो किया था, टिकट शो था। तो अमूमन तो भाई जो दास्तान गोई के रसिया हैं वो आए थे, जो गुरुदत्त के फैन थे वो आए थे, लेकिन कुछ जवान लोग भी आए थे। तो उनका ये कहना था कि हमने ऐसी कोई चीज पहले नहीं देखी। काफी बार ये स्ट्रगल है और दास्तान गोई को इवॉल्व होना चाहिए वक्त के साथ, जी। अगर हमें वापस एक डाइंग आर्ट नहीं बनना है। लेकिन लाइव शो मतलब मुझे लगता है कि हम दोनों पहलुओं को साथ लेके चलना होगा फबिया में। हाँ। जैसे जब मैंने गुरुदत्त पे दास्तान करी, आपको पता है मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे। मैंने गुरुदत्त का शो किया है सिर्फ पियानो के साथ, जिसमें सिर्फ पियानो पे गुरुदत्त के गाने बज रहे हैं और मैं कहानी सुना रही हूँ। एक शो मैंने किया है जहाँ पे लाइव बैंड बैठा हुआ है, जहाँ पे गाने हो रहे हैं साथ साथ। एक शो मैंने ऐसा किया है जहाँ पे मैं कहानी सुना रही हूँ और बैकग्राउंड में ऑडियो और विजुअल आता है सिर्फ, उसमें वहां वहां कोई लाइव गाना नहीं। तो ये फॉर्मेट मैं अलग अलग फॉर्मेट हम ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लोगों तक पहुंचने की। क्यों? क्योंकि गुरुदत्त को लोगों तक पहुंचाना है। मकसद ये है, ये जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि ये संजय दत्त के दादा थे, तो इनको ये बताना है कि गुरुदत्त कौन थे। तो गुरुदत्त और संजय दत्त के ख़ानदान को ही एक कर दिया एक इंसान ने। वेरी गुड। अच्छा, आप लाइव परफॉर्म करती हैं एंड आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क यू कि जो फ़ोन की घंटियां हैं उनसे आप किस तरह डील करती हैं व्हेन यू आर परफॉर्मिंग लाइव? फ्लो किस तरह आप बचा के रखती हैं? बिल्कुल ये है कि जब हम बार बार कहते हैं कि प्लीज आप अपना मोबाइल साइलेंट कर दीजिए, मोबाइल मत देखिए, लेकिन वो नोटिफिकेशन आजकल आपके और मेरे जो आते हैं टिंग 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 टिंग, ठीक है। तो आदमी की अगर साइलेंट भी है मोबाइल तो एक लाइट तो जलती है मोबाइल, है ना। एब्सोल्युटली। देखिए डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है इस वक्त, और मेरा ये मानना है कि दास्तान गोई को इवॉल्व होना पड़ेगा वक्त के साथ। हाँ, अगर हमें इस प्रथा को इस अगर हमें इस विद्या को जिंदा रखना है तो, लेकिन हमें इसकी एक प्योर फॉर्म भी रखनी होगी। दोनों चीजें रखनी होगी कि भाई जो प्योर फॉर्म में सुनना चाहते हैं, एकदम जो प्योर आशिक रहे हैं, जिनको सिर्फ दास्तान गोई सुननी है, वो भी होनी चाहिए, और दूसरा रूप भी दास्तान गोई का होना चाहिए। और काफी बार ऐसा है फबिया, मुझे अब मैं देख रही हूँ कि लोग वापस पुरानी चीजों की तरफ लौट रहे हैं। जैसे अभी बैठक एक बड़ा इन है आजकल दिल्ली में, बैठक सो रही है ना। अभी लोग पसंद नहीं करते कि 200-300 लोगों के बीच में वो बैठे होंगे। उनको लगता है भाई बैठक कोई इंटीमेट चीज होनी चाहिए। आप तो पुरानी दिल्ली से, आपको याद होगा हमारी तो बैठकें कितनी होती थी, मतलब बहुत होती होते हैं हैं। पुरानी दिल्ली में आज भी, है ना। वहां तो हम कभी भी मतलब, और बैठक क्या होती है 25-30 लोग, ठीक है। तो लोग धीरे धीरे ऐसा भी हुआ है कि लोग पिछली चीजों की तरफ जा रहे हैं, पुरानी चीजों की तरफ जा रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम पे देख रही हूँ ये सब, कोई अपने अम्मा की पिटारी दिखा रहा है, कोई अपनी अम्मा का उगलदान दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। आज ऐसा लगा जैसे गुरुदत्त पर मास्टर क्लास अटेंड कर लिए मैंने, बल्कि आई शुड से ऐसा लग रहा है कि किसी रिश्तेदार के बारे में हम दोनों मिलके बात कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच एंड वी आर सो प्राउड कि हमारी पुरानी दिल्ली से इंडिया की पहली फीमेल दास्तान गो आती हैं। हम बली मारान के हैं, आप पहाड़ी भोजला की हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। शुक्रिया फबिया, बहुत मोहब्बत, ये आपकी मोहब्बत है, और हम भी बहुत प्राउड है आपको लेके, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और आप भी अपना ख्याल रखें। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज़।